राजस्थान की तपती रेत के बीच एक छोटा सा गांव था, बदनपुर। दिन में ये गांव साधारण लगता था, मिट्टी के घर, खेत, ऊंट गाड़ियां और बच्चों की चहल पहल। लेकिन इस गांव की सबसे अनोखी चीज थी गांव से 2 किलोमीटर दूर स्थित नीलम झील। दिन में झील बहुत खूबसूरत दिखती थी, नीला पानी, किनारों पर सफेद पत्थर, चारों ओर चट्टानें और ऊंचे ऊंचे पेड़। लेकिन रात होते ही यह जगह डर का दूसरा नाम बन जाती थी। गांव के लोग कहते थे, रात में झील के ऊपर नीली रोशनी तैरती है। पानी से किसी औरत के रोने और गहनों की खनकने की आवाज आती है। जो लोग आधी रात को झील के पास गए, वे या तो लौटे ही नहीं या लौटकर पागल हो गए। गांव के बुजुर्गों की माने तो 300 साल पहले यहाँ एक भव्य महल था। उस महल की रानी रत्नावती के पास एक नीलम का हार था, जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं। कहा जाता है, वह हार जिस भी इंसान के पास होता, उसके जीवन में खुशहाली और शक्ति दोनों आ जाती। एक रात दुश्मनों ने महल पर हमला किया। रानी ने हार बचाने के लिए महल के पीछे की झील में छलांग लगा दी और कभी वापस नहीं आई। तब से रानी की आत्मा झील में वास करती है और हार की रखवाली करती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब शुरू होता है अध्याय 2। 3 दोस्तों की दोस्ती। बदनपुर में 3 दोस्त रहते थे। कबीर शांत स्वभाव का, किताबों और इतिहास का दीवाना। अमन मजाकिया, लेकिन अंदर से बेहद साहसी। सूरज ताकतवर, निडर और थोड़ा जिद्दी। ये तीनों बचपन से ही रहस्यमयी जगहों की खोज में जाते रहते थे, कभी पुराने किलों में, कभी सूखे कुओं में, तो कभी सुनसान पहाड़ियों पर। एक दिन कबीर अपने दादाजी के पुराने संदूक को देख रहा था। उसमें एक पीली पड़ चुकी डायरी मिली। डायरी में नीलम झील के नीचे एक गुप्त सुरंग और रानी के खजाने का जिक्र था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर देन, हार तक पहुंचना आसान है, लेकिन उसे पाना कठिन। रानी के 3 सवालों का सही उत्तर देना होगा, वरना आत्मा सदा के लिए झील में कैद हो जाएगी। कबीर ने ये डायरी अपने दोस्तों को दिखाई। अमन की आंखों में चमक आ गई। अगर ये सच है तो हम जिंदगी भर के लिए अमीर हो सकते हैं। सूरज ने हंसकर कहा, तो तय हुआ, हम जाएंगे। कबीर ने गंभीर होकर कहा, लेकिन ये खेल जानलेवा भी हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब शुरू होता है अध्याय 3। योजना और तैयारी। तीनों ने एक पुराना नक्शा डायरी से निकाला। उसमें झील के नीचे जाने का रास्ता चिन्हित था। उन्होंने तय किया कि वे अमावस्या की रात जाएंगे, क्योंकि डायरी में लिखा था कि उस रात झील का दरवाजा खुलता है। तैयारी शुरू हो गई। रस्सी, टॉर्च, लोहे की छड़ और एक छोटी नाव। कुछ सूखे खाने का सामान। कबीर ने डायरी में लिखे कुछ मंत्र याद कर लिए, ताकि किसी मुसीबत में काम आ सकें। अमन ने कहा, अगर ये सब सच है तो गांव वालों को भी फायदा होगा। सूरज ने हल्की मुस्कान दी, पहले खजाना ढूंढ लेते हैं, फिर सोचेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब शुरू होता है अध्याय 4। अमावस्या की रात। अमावस्या की रात, पूरा गांव गहरी नींद में था। तीनों चुपके से झील की ओर निकले। रास्ता अंधेरा और सुनसान था। सिर्फ जुगनू टिमटिमा रहे थे और दूर कहीं लकड़बग्घों की हुआ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंचे, पानी पर नीली रोशनी फैलने लगी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और पानी में हलचल होने लगी। धीरे धीरे एक महिला का चेहरा पानी से उभरा। वह रानी रत्नावती थी। उसकी आंखें लाल, होंठ नीले और माथे पर नीलम का छोटा सा ताज चमक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 5। रानी के 3 सवाल। रानी की आवाज भारी और गूंजदार थी। ग्रेटर देन, पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, प्यार। रानी ने हल्का सा सिर हिलाया। ग्रेटर देन, दूसरा सवाल, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अमन ने बिना सोचे कहा, लालच। रानी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ग्रेटर देन, तीसरा सवाल, सबसे ताकतवर शक्ति कौन सी है? सूरज ने आत्मविश्वास से कहा, आशा। रानी ने हाथ उठाया और पानी में एक तेज रोशनी फैल गई। तुम तीनों ने सही कहा है, मेरे साथ आओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
और अब शुरू होता है अध्याय 6, पानी के नीचे का महल। जैसे ही वे पानी में उतरे, आश्चर्य हुआ कि वे आसानी से सांस ले पा रहे थे। झील के तल में एक विशाल महल था, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और हर जगह बिखरे पुराने हथियार। रानी ने उन्हें एक पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचाया। दरवाजा खुला और अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। बीच में कांच के डिब्बे में रखा था नीलम का हार, नीली रोशनी से चमकता हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब शुरू होता है अध्याय 7, मौत के पहरेदार। जैसे ही सूरज ने हार उठाया, महल की दीवारें हिलने लगीं। चारों ओर से लोहे के कवच पहने सैनिकों की आत्माएं प्रकट हुईं। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे। वे धीरे धीरे तीनों की ओर बढ़ने लगे। कबीर ने तुरंत डायरी में लिखा मंत्र पढ़ा। आत्माएं रुक गईं, लेकिन उनमें से एक ने कहा, ग्रेटर देन, हार ले जा सकते हो, लेकिन अगर कभी बुराई के लिए इसका इस्तेमाल किया तो तुम्हारी आत्माएं यहीं कैद हो जाएंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब शुरू होता है अध्याय 8, वापसी। रानी ने अपने हाथ से पानी को हिलाया और अचानक वे तीनों झील के किनारे पहुंच गए। अमन हार को देखते हुए बोला, इतना कीमती हार बेच दे तो जिंदगी बदल जाएगी। कबीर ने कहा, रानी की चेतावनी याद है, हमें इसे गांव के भले के लिए रखना होगा। सूरज ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा लालच दिख रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। और अब शुरू होता है अध्याय 9, असली खजाना। अगली सुबह तीनों ने हार को गांव के मंदिर में चढ़ा दिया। उसके बाद से झील का पानी और भी चमत्कारी हो गया। बीमार लोग ठीक होने लगे, खेतों में पानी की कमी खत्म हो गई और बदनपुर गांव खुशहाल हो गया। गांव वाले कहते, असली खजाना नेकदिल होना है, न कि सिर्फ सोना चांदी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।